हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम होने के ऐलान के बाद कई दूसरे अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के इशारे लगातार मिल रहे हैं। अब से पहले कहा गया था कि ओमान और बहरीन जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान कर सकते हैं। एक और ख़बर आई थी कि अफ्रीका का मुल्क सूडान भी जल्द ही इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर सकता है। अब एक बड़ी ख़बर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने न सिर्फ अपने मुल्क के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात के फ़ैसले को दुरुस्त बताया है, बल्कि कहा है कि कई अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात के अलग अलग मरहलों में हैं और ये भी दावा किया है कि उनके मुल्क ने इस फैसले के ऐलान से पहले दूसरे अरब मुल्कों से मशवरा नहीं किया था। लेकिन साथ ही ईरान, तुर्की और फ़िलिस्तीनियों के सभी ग्रुप्स के ज़रिए ये कहे जाने के बाद कि वो फ़िलिस्तीनियों और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा फ़ैसला है, अब यमन के हूथी अंसारुल्लाह के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी ने कहा है कि मुद्दा ये नहीं है कि ताल्लुकात नॉर्मल किए गए हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि इजराइल जैसे दुश्मन के साथ वफादारी और मुसलमानों से गद्दारी की गई है। उन्होंने इस हद तक कहा है कि जो कोई भी दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम करता है वो अरब मुल्कों पर हो रहे जुल्म और उनके ख़िलाफ़ हो रही साजिशों में बराबर का हिस्सेदार है। इधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि इजराइल को देश के तौर पर उस वक्त तक नहीं माना जा सकता जब तक फ़िलिस्तीनी आज़ाद नहीं हो जाते। अगर हम फ़िलिस्तीनियों को भूलेंगे तो हमें कश्मीर को भी भूलना पड़ेगा। एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज बड़ी खबर यह है कि UAE के विदेश राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अनवर गरगाश ने थर्सडे को अमेरिका के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तकरीर करते हुए कहा है कि उनके मुल्क के इजराइल के साथ समझौते के बाद कई अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात के रास्ते पर अलग अलग मरहले में हैं। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक कामयाबी की ज़रूरत है। गरगाश के मुताबिक इजराइल के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ताल्लुक़ गर्मजोशी के साथ अमन वाला होगा, क्योंकि उनके मुल्क ने जॉर्डन और मिस्र की तरह इजराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स गरगाश ने कहा कि उनके मुल्क की इजराइल में एम्बेसी तेल अवीव में होगी, यरूशलेम में नहीं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 में यरूशलेम, जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी मस्जिदुल अक्सा मौजूद है, को इजराइल की राजधानी के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया था और बाद में मई 2018 में अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल पूरे यरूशलेम शहर को अपनी अविभाजित राजधानी मानता है, लेकिन अब से पहले अमन बातचीत के दौरान फ़िलिस्तीनियों से अमेरिका ने यही वादा किया था कि इजराइल और फ़िलिस्तीन अलग अलग मुल्क बनने पर यरूशलेम में फ़िलिस्तीन की राजधानी होगी। फ़िलिस्तीनी लोग यरूशलेम के पूर्वी हिस्से को आने वाले वक्त में फ़िलिस्तीन की राजधानी के तौर पर देखते रहे हैं। गरगाश के मुताबिक फ़िलिस्तीनी ज़मीन का इजराइल में शामिल किए जाने का निलंबन यानी सस्पेंशन, जो समझौते का हिस्सा है, हमारी सोच में काफ़ी अहम है। UAE ने इसे एक मौके के तौर पर देखा क्योंकि हमें हमेशा फ़िलिस्तीनियों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी ताकि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को रोकने में हम उनकी मदद कर सकें। इसे एनेक्सेशन को रोकने से जोड़कर हम एक अच्छा समझौता कह सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस समझौते के सिलसिले में की गई कोशिशों की भी
تعریف کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اب سے ان کے ملک کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک یعنی سامرک تعلقات کو آگے بڑھانے میں اور مدد ملے گی۔ آپ کو بتا دوں کہ 11 اگست کو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بیچ سمجھوتے کے اعلان کے بعد اس ہفتے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ ٹیوزڈے کو UAE کے راشٹریہ سرکشا صلاح کار یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شیخ تہنون بن زائد ال نہیان نے اسرائیل کی ودیشی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ یوسی کوہن سے ملاقات کی ہے۔ موساد کے چیف ابو دھابی آئے ہوئے تھے۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی WAM وام کے مطابق دونوں نے علاقے میں کئی میدانوں میں دو طرفہ کوآپریشن پر بات چیت کی۔ پچھلے منڈے کو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ریوین ریولن نے ابو دھابی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو یروشلم میں آنے کا انویٹیشن دیا تھا۔ اسی بیچ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے تقریباً 6 سال سے حملوں کا سامنا کرنے والے یمن کے انصار اللہ آندولن کے سیکریٹری جنرل اور حوثیوں کے سب سے بڑے لیڈر عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بیچ رشتہ کوئی نیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور بحرین جیسے کچھ دوسرے عرب ملکوں کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق الحوثی نے محرم کا مہینہ شروع ہونے کے موقع پر تھرسڈے کو اپنی تقریر میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے بیچ ہوئے شرمناک اور سازشی سمجھوتے کے بارے میں کہا کہ مدعا یہ نہیں ہے کہ تعلقات نارمل کیے گئے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ اسرائیل جیسے دشمن کے ساتھ وفاداری اور مسلمانوں سے غداری کی بات ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایک طرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہے تو دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ امن قائم کر رہا ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ جو کوئی بھی دشمن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ عرب ملکوں کے خلاف ہو رہی کارروائی، ان پر ہو رہے ظلم اور ان کے خلاف ہو رہی سازشوں میں برابر کا حصہ دار ہے۔ آپ کو یہاں بتا دوں کہ سعودی عرب کی لیڈرشپ میں بنے الائنس نے، جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس دوسرا سب سے اہم ملک ہے، نے 2015 میں یمن کے خلاف جنگ اس لیے شروع کی تھی کہ وہ اپنی پسند کے عبد ربو منصور ہادی کو دوبارہ حکومت سونپنا چاہتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں کے ہاتھ میں ملک کا بڑا حصہ ہے اور وہ اب سعودی عرب کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور اب ان کے پاس میزائل اور ڈرون کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ امریکہ کا پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی سعودی عرب کی جان نہیں بچا سکتا۔ پچھلے سال ستمبر میں حوثیوں نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرامکو کے 2 بڑے کارخانوں پر حملے کیے تھے، جس کے بعد سعودی عرب کے تیل کی پیداوار 50% کم ہو گئی تھی۔ یمن کے حوثیوں کے لیڈر الحوثی نے آگے کہا کہ ابو دھابی کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پچھلے تقریباً 6 برسوں سے یمن پر سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ذریعے بنائے گئے الائنس کے ذریعے ہی یمن پر حملے کیے جا رہے ہیں اور عام لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کیا یہ سب اس کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے؟ الحوثی نے کہا کہ علاقے میں ہونے والی سبھی طرح کی تباہی والی کارروائیاں جو سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور دوسرے حملاور عرب ملکوں کے ذریعے انجام دی جا رہی ہیں، ان سبھی میں ان کی اسرائیل کے ساتھ حصہ داری ہے۔ اس بیچ پاکستان کے بڑے اخبار ڈان نے خبر دی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے صاف طور سے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فلسطین کو آزاد نہیں کر دیتا۔ ٹیوزڈے کو دنیا ٹی وی کے ساتھ 2 گھنٹے لمبے انٹرویو میں انہوں نے کئی مدعوں پر بات کی، جس میں ان کی سرکار کی کورونا مہاماری سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجی، چینی اور گیہوں کا کرائسس، کراچی میں خراب ناگرک سویدھائیں، سرکار اور اپوزیشن کے بیچ تعلقات اور پاکستان کی فورن پالیسی میں سدھار جیسے سبجیکٹ شامل تھے۔ فورن پالیسی پر عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے
1948 में कहा था कि पाकिस्तान इजराइल को तब तक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं कर सकता जब तक कि वो फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम इजराइल को मुल्क के तौर पर पहचानते हैं और फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए झेले जा रहे जुल्म को अनदेखा करते हैं तो हमें कश्मीर के कॉज को भी छोड़ देना होगा, और हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको साथ ही बता दूं कि पाकिस्तान में इजराइल से ताल्लुकात हों या नहीं, पिछले कई बरसों से बहस जारी है। कुछ लोग सरकार में ज़रूर ऐसे हैं जो इजराइल से ताल्लुकात चाहते हैं, और मेरा यकीन है कि जो लोग भी सऊदी अरब के ज़ेर असर हैं और जो उससे आज़ाद होकर कुछ नहीं सोच सकते, वो चाहते हैं कि इजराइल से ताल्लुकात कायम हों। चूँकि सऊदी अरब अपने अरब मुल्कों से भी ये सब कहता रहा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब का नज़दीकी दोस्त मुल्क है और बहुत कुछ उनकी इकॉनमी भी उन पर डिपेंड करती है। ये कई ऐसे सवालात हैं जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। पिछले दिनों हालात ख़राब होने की खबर आई थी, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह सऊदी अरब गए। वहाँ डिटेल क्या हुई, क्या बातें हुई, वो डिटेल अभी तक मीडिया के सामने नहीं है। महसूस होता है कि वो एक तरह से माफ़ी मांग करके आए हैं, और अगर ऐसा ना होता तो सऊदी अरब या पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिटेल सामने ज़रूर आती। पाकिस्तान में जो लोग इजराइल से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं वो कितने असरदार लोग हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाना आसान है कि अक्टूबर 2018 में एक इजरायली जहाज़ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने की खबर थी, जिसकी खबर एक इजरायली जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनल फ़्लाइट ट्रैकिंग वाली वेबसाइट के हवाले से दी थी। बाद में पाकिस्तान की हुकूमत ने इससे इनकार किया था। अब इस्लामाबाद में ये कहने वाले बढ़ रहे हैं कि जब अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता। आपको याद दिला दूं कि इजराइल ने 1979 में मिस्र के साथ और 1994 में जॉर्डन के साथ एक अमन समझौते पर दस्तखत किए थे। इस सिलसिले में मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि इन मुल्कों के साथ इजराइल के अमन समझौते तभी तक हैं जब तक इजराइल अपनी सीमा पूरी तरह से मजबूती से अपने कंट्रोल में नहीं लेता। जिस दिन वो ख़ुद को मजबूत और सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करेगा, वो इन मुल्कों से भी जंग करेगा और उनकी ज़मीनें हड़प लेगा। आपने ये भी देखा कि जॉर्डन वैली को भी इजराइल में शामिल करने की बात थी, जिसे फ़िलहाल रोक दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्ज़े को यूनाइटेड नेशंस दर्जनों बार गैर कानूनी कब्ज़ा कहता रहा है, एक ही झटके में अमेरिका ने कहा कि वो वेस्ट बैंक को इजराइल के हिस्से के तौर पर कबूल करता है। तभी से इजराइल ने इसे अपने साथ शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। यही हाल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होगा। यूएई की तरफ से इस वक्त बताया जा रहा है कि उसके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने में शर्त यह है कि इजराइल और फ़िलिस्तीनी इलाकों को अपने साथ शामिल नहीं करेगा, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ौरन ही कह दिया है कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने से वो पीछे नहीं हटेंगे, और ये दावा उन्होंने नहीं छोड़ा है। आपने देखा कि अरब मुल्कों में अब से पहले कितनी तैयारी रही होगी कि एक के बाद एक इजराइल से गले मिलने के लिए तैयार हैं। कहाँ गया इंसाफ, कहाँ गई मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिदुल अक़सा से अक़ीदत, अगर थी भी तो वो कहाँ है। कहाँ गई इंसानियत जिसके तहत मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के दुश्मनों से दूरी रखी जा सकती थी। अगर ऐसा नहीं है तो सऊदी अरब के खादिमुल हरमैन की निगरानी में ये सभी मुल्क इजराइल के नज़दीक क्यों जा रहे हैं। अब फ़िलिस्तीनी कहाँ जाएं। अब से पहले उनके अपने लीडर यासर अराफात और मोहम्मद अब्बास जैसे लोगों ने इजराइल और अमेरिका से हाथ मिलाया। अब अरब मुल्क भी फ़िलिस्तीनियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब अगर कहीं उम्मीद है तो हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान से है, जो इजराइल के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े हैं। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इन मुल्कों और ग्रुप्स को पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है, ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔